नमस्कार दोस्तों। जिस बाप ने अपनी बेटी को दुल्हन बनाने का सपना देखा था, उसी बाप ने बीते कल के दिन अपनी बेटी को कफन में विदा किया है। सोचिए, जिस घर की बेटी खो जाती है ना, उस घर का सूरज हमेशा के लिए डूब जाता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनीषा के बारे में, जिसकी 11 अगस्त को निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज हम बात करेंगे उस पिता के बारे में, जिनका नाम है संजय। आज हम बात करेंगे अपनी भारत की कानून व्यवस्था की विफलता के बारे में। ये घटना उसके ऊपर एक जोरदार तमाचा है। सो गाइस, आपको याद होगा 11 अगस्त दोपहर 2 बजे के आसपास 19 साल की मनीषा, जो खुद एक छोटी बच्ची थी, वो छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी, एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी और उसकी आंखों में सपना था नर्स बनने का, नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने का। घर से निकली 11 अगस्त को स्कूल के लिए और उस दिन शाम तक वो लौट के वापस नहीं आई। तो हमारा भारत में जो अभी अमृतकाल को जो आप लोग देख रहे हैं, इस अमृतकाल में आज भी पेरेंट्स को डर लगता है बच्चों को बाहर भेजते समय, ख़ास तौर पर बेटियों को। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, शाम होती रही, अंधेरा बढ़ता गया, वैसे वैसे पेरेंट्स के मन के अंदर गलत विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक पहाड़ बन जाता है और गलती से उस बेटी का अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो उसके बाद दोस्तों, जो अंदर की जो रूह है ना, वो कांप जाती है। जो जिगर है वो ऊपर उफान करना स्टार्ट कर देता है। बहुत गलत गलत ख्याल आते हैं इस अमृतकाल में। सोचिए एक बार आप लोग भी। और यही सेम मनीषा के पिता के साथ में भी हुआ। जब जो इनके पिता हैं, इनका नाम है संजय। संजय ने पत्रकारों को ये बताया कि जब बेटी घर नहीं लौटी तो दिल कांप चुका था मेरा। मैंने तुरंत डर के मारे 112 नंबर पर कॉल किया पुलिस को। तो पुलिस वालों ने पता क्या बोला? पुलिस वालों ने ये बोला कि तुम्हारी बेटी पिकनिक पर गई होगी, या फिर शादी कर ली होगी, या फिर भाग चुकी होगी। भाई, आप जनता के सेवक हो पुलिस वालों, आप ये भूलो मत। और आप जनता को करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो उसकी बेटी का, कि बेटी कहाँ का गई होगी। क्या आप भारत के बाबा बन चुके हो क्या, जो पर्ची निकाल के भविष्य देख रहे हो क्या हुआ होगा? उसमें भी आपको 3-4 ऑप्शन दे रहे हो, ये नहीं तो ये हुआ होगा, ये नहीं तो ये हुआ होगा, वरना फिर ये हुआ होगा। जो आपको चूज़ करना आप कर लो अपने दिमाग के अंदर। ये हमारी कानून व्यवस्था। यानी कि मदद की बजाय पुलिस ने बेटी के चरित्र पर सवाल उठा दिए उस दिन 11 अगस्त को। गजब हाल है। और 2 दिन बाद 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गाँव के पास में एक किसान ने खेतों में उसकी लाश देखी। गर्दन कटी हुई थी, दोनों आंखें गायब थी, कुछ अंग जंगली जानवरों ने नोच डाले थे। वो जानवर रियल जानवर थे या फिर इंसान के रूप में जानवर थे, इसके बारे में भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार अंग किसने नोचे हैं। क्योंकि इस समय इंसान के रूप में जानवरों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। जैसे महिलाओं के ऊपर जो रेप की संख्या बढ़ रही है ना, वैसे ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ कि गर्दन पर 29.5 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा घाव था। आप मान के चलिए 30 सेंटीमीटर गर्दन पर लंबा कट। जो स्कूलों में आप लोग स्केल यूज़ करते हो ना, जब क्या बोलते हैं उसको, फिट्टा बोलते हैं शायद, है ना, जब यूज़ करते हो स्केल, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। उसको आप दुगना कर लीजिएगा, 30 सेंटीमीटर, इतना लंबा घाव। और सिर्फ 5 सेंटीमीटर हिस्सा ही गर्दन से जुड़ा हुआ था, बाकी गर्दन टूटी हुई थी। ये और खाने और सांस की नली तक काट दी गई थी। इतना दर्दनाक दृश्य कि देखने के बाद में ना इंसान कई दिन तक सो ना पाए। सोचिए, उस बाप ने अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखा है। पिता की बेबसी आप सोच के देखिएगा कि मनीषा के पिता संजय की आंखें भी सिर्फ आंसू से उस दिन भर चुकी होगी। आज भी इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है ना कि जिस घर की बेटी खो जाती है या फिर जिसका इस तरह से हालत होता है, जिस बेटी का, उस घर का सूरज हमेशा के लिए डूब जाता है। ये मंजर वो माता पिता कभी भी नहीं भूल पाएंगे। बल्कि हज़ारों सवाल, हज़ारों बेबसी छुपी है इनकी आंसुओं के पीछे। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि मैंने पुलिस से गुहार लगाई कि मेरी बेटी को ढूंढ दो, वो घर वापस नहीं आई। लेकिन मदद के बजाय उन्होंने क्या करा, ये बोला कि आपकी बेटी भाग गई होगी। ये है हमारी कानून व्यवस्था। सोचिए, यहाँ पर जिस बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया, उसके सपने संवारे, उसी बाप को पुलिस वालों ने ये सुना दिया, करेक्टर सर्टिफिकेट थमा दिया। और 13 अगस्त की सुबह बाप अपनी बेटी की लाश के सामने खड़ा था। जब वो खड़ा था, उस मनीषा की आंखें गायब थी, नोच ली गई थी, गर्दन कटी हुई थी और अंग नोच लिए गए थे।
और उस पिता ने केवल यही बोला कि मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूँगा जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। शायद पिता ने एक गलतफहमी पाल ली है। मैं सच कहूँगा, हम आम जनता ने शायद ही गलतफहमी पाल रखी कि हमको तुरंत इंसाफ मिल जाएगा। नहीं, इंसाफ मिलने में कई बरसों लग जाते हैं। दिल्ली के अंदर निर्भया केस आपको याद होगा कब हुआ था? 2012 में हुआ था। और मुजरिमों को फांसी कब दी गई थी? 2020 में। 8 साल लग गए निर्भया को इंसाफ मिलने में। और ये वाली घटना, मनीषा वाली घटना भी निर्भया केस की हमको याद दिलाती है। ना तब कुछ खास बदला था, ना अब कुछ खास बदला है, बल्कि बस बदला है केवल क्या? बलात्कार का आंकड़ा। हर दिन जो रेप की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे भारत के युवाओं की जो मानसिकता है वो काफ़ी घटिया हो रही है, दिन प्रतिदिन घटिया हो रही है। कुछ वेबसाइट ने कर दिया, जैसा संग वैसा रंग चढ़ जाता है, और वो वेबसाइट इंसानों को जानवर बना रही है। और वो जो जानवर निकल रहा है बिना किसी वैक्सीनेशन के, बिना किसी कानून के डर के, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और इस समय मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन महिलाओं से भी जो महिलाओं के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है, जी हाँ कलंक है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सॉफ्ट पॉर्न प्रस्तुत कर रही हैं और हमारे भारत के युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भैया कपड़े छोटे नहीं होते हैं, इंसान की सोच छोटी होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भारत की जो संस्कृति है वो निर्वस्त्र में तब्दील हो जाए, हौले हौले करते करते करते। क्योंकि भैया कपड़े छोटे नहीं होते हैं, इंसान की सोच छोटी होती है। तब भी आप यही बोलिएगा। मैं आता हूँ फिलहाल दोस्तों वापस टॉपिक की तरफ। अब जिस पिता ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा होगा, उस वक्त उस पिता ने सिर्फ यही कहा होगा कि मैंने बेटी को दुल्हन बनाने का सपना देखा था, लेकिन उसे कफन में देखना पड़ रहा है मुझे। भिवानी के डॉक्टर के पास में जब ये बॉडी पहुँची मनीषा की पोस्टमार्टम के लिए, तो ये शक जताया गया डॉक्टर के द्वारा कि शायद हत्या से पहले इसके साथ दुष्कर्म हुआ होगा, बलात्कार हुआ होगा। लेकिन बॉडी इतनी गल चुकी थी, इतनी सड़ चुकी थी कह सकते हैं, इस तरह से नोच ली गई थी कि इस बात के सबूत जुटाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि प्राइवेट पार्ट को नोच लिया गया था जानवरों के द्वारा। जानवर रियल जानवर थे या इंसान के रूप में जानवर थे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। फिर दोस्तों ये बॉडी पहुंचती है रोहतक पीजीआई के पास में, वहाँ होता है इसका पोस्टमार्टम। और वहाँ के डॉक्टर ने ये बताया कि बॉडी में हार्ट, लीवर, यूट्रस तक गायब थे। मतलब हत्यारों ने योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था। और जिस समाज में बेटियां सुरक्षित ना हो, वहाँ पे इंसाफ का चेहरा भी शर्मसार हो जाता है। इस समय इंसाफ भी सरकार से सच कहूँ तो दरकार लगा रहा होगा, प्लीज़ इंसाफ को इंसाफ दो। ये कंडीशंस आ चुकी है। पुलिस और प्रशासन पे काफ़ी सारे सवाल उठाए गए। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। 16 अगस्त को यहाँ पर भिवानी एसपी का तबादला कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, और 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। ये एक्शन लिया गया। लेकिन सस्पेंड वाले केस में आप ध्यान रखिएगा कि सस्पेंड वाले केस में आधी सैलरी उस व्यक्ति को मिलती है, उस पुलिसकर्मी को मिलती है। तो क्यों ना इन सबको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए था? काहे सस्पेंड किया? आधी सैलरी बैठे बैठे मिल रही तो वो कि दूसरा काम पकड़ लेगा पार्ट टाइम, वहाँ से उतना पैसा कमा लेगा जो उसका लॉस हुआ है। क्या पता पिछला कुछ करप्शंस करके उसने उतने पैसा कमा लिया हो, घर में बैठ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपना एंजॉय करेगा, छुट्टी काटेगा कुछ टाइम के लिए। नहीं, हमेशा ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, जॉब से निकाल देना चाहिए, सैलरी को हमेशा के लिए होल्ड कर देना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। ये मेरा मानना है। कुछ लोगों को शायद मेरी बातों से हल्दी मिर्च नमक धनिया लग सकता है, जिसे जो लगना है लगे। वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करना है करो, डिसलाइक मारना है मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर जो मनीषा है, मनीषा का परिवार अब भी न्याय की मांग कर रहा है सरकार से, और अड़ा हुआ है इस मांग के लिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मनीषा का दाह संस्कार नहीं करेंगे हम लोग। लोगों ने दिल्ली पिलानी रोड जाम कर रखा है, गांव वाले धरने पर बैठे हुए हैं, राजनीतिक नेता भी आकर के सिर्फ आश्वासन दे गए। एक जन नायक जनता पार्टी के एक नेता है, उनका नाम है दिग्विजय चौटाला, राइट, दिग्विजय चौटाला। इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि हमने तो सुना था, वो अपना अलग से सेंटेंस रच रहे हैं, कटाक्ष मार रहे हैं वर्तमान की सरकार को कि हरियाणा पुलिस कब्र से भी मुजरिम को निकाल सकती है, लेकिन यहाँ तो आरोपी तक की पहचान नहीं हो पाई है। जनता के अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है इस केस के बाद। जैसे 2012 में हुआ था ना निर्भया केस, उतना ही गुस्सा इस समय दोबारा से भर गया है जनता के अंदर। मनीषा की मौत के बाद हरियाणा ही नहीं पूरे देश में आक्रोश फैल गया। गांव-गांव से लोग सड़क पर उतर आ चुके हैं। दिल्ली भिवानी पिलानी रोड पूरा घंटों तक जाम कर दिया गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो परिवार है, परिवार डेगावा मंडी पर धरने पर बैठा हुआ है, पूरा इलाका इनके साथ खड़ा हुआ है। आवाज़ पूरी तरीके से गूंज रही है, जस्टिस की
मतलब कि दरकार लगा रही है सरकार से। और जब बेटी सुरक्षित नहीं तो फिर किस काम की है सरकार ये? इस सरकार को हमने वोट दिया क्यों? क्योंकि हमको हमारी बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, हमारे किसानों को प्रॉपर एमएसपी मिलेगा। लेकिन वर्तमान में युवाओं के अंदर आत्महत्या की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है, महिलाओं के रेप की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो भारत का अन्नदाता है किसान, वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। और ये हमारा अमृतकाल, और हम वर्ल्ड में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत में शायद अभी हम नहीं बने हैं। शायद हो सकता हूँ कि मैं गलत हूँ, क्या पता आप लोग अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो। तो किस क्षेत्र में आप लोग अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो? अपना एक्सपीरियंस एक लाइन में आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। भाई मैं भी तो देखूँगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस स्टेट के अंदर, किस ज़िले के अंदर अमृतकाल बह रहा है, लोग राम राज्य को एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि आपके कमेंट और लोग पढ़ेंगे, भाई आपके ज़िले के बारे में पता चलना चाहिए कि किस तरह का अमृतकाल है। अगर नहीं है तो किस क्षेत्र में नहीं जी रहे हैं आप लोग अमृतकाल, वो भी आप मुझे बता सकते हो। अभी क्या हो रहा है कि ये घटना हरियाणा की है, तो हरियाणा के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी प्लेयर हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड चला रहे हैं। और इस ट्रेंड में प्लीज़ आपको भी पार्टिसिपेट करना होगा और करना चाहिए। लेकिन इस तरह के ट्रेंड भारत के इतिहास में कई बार चले हैं और कई बार छुप चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे ना हमारी कानून व्यवस्था थोड़ी ढीली है, यहाँ पर इंसाफ मिलने में लंबा समय लग जाता है। क्योंकि क्राइम रेट ही काफ़ी अधिक है, बड़े बड़े क्राइम रेट पर केवल एक जज बैठा हुआ है, क्राइम की संख्या काफ़ी अधिक है और जज केवल एक ही है। ये एवरेज निकलती है कहीं ना कहीं मोटी मोटी। आप देख लीजिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट। जॉनी अरबी मूवी आपने देखी होगी ना, उसमें लास्ट में जज क्या बोलता है, कितने केस और मात्र पूरे देश के अंदर कुल कितने से जज हैं, उन सभी जज को इन तमाम केसों की सुनवाई करनी है। तो इंसाफ मिलने में देरी तो पक्का लगेगी। सोचिए। अब सवाल आज भी वही खड़ा है कि कब तक बेटियां बलि चढ़ेंगी? आखिरकार कब तक ये पुलिसकर्मी हमारी बेटियों के खोने पर कंप्लेंट रजिस्टर करने के बजाय हमको उनका करेक्टर सर्टिफिकेट थमाते रहेंगे कि आपकी बेटी भाग गई होगी? आखिरकार कब तक हमारे भारत के अंदर इंसाफ इसी तरह से टलता रहेगा? बहुत सारे सवाल हमारे मन के अंदर हैं। अगर हम भारत के इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटे रेप केस से संबंधित, तो भारत में बहुत बड़े बड़े रेप केस दर्ज हुए हैं, जिस घटना ने पूरे देश को बुरी तरीके से हिला करके रख दिया है कई बार। लेकिन आज भी डर इन जानवरों के अंदर अब तक नहीं बन पाया है। और पैसों के दम पर तो बहुत बड़े बड़े खेले भारत के अंदर मैंने होते हुए देखे हैं। राम रहीम, बार बार इसको पेरोल आखिरकार क्यों मिल जाती है? बड़े से बड़े जो नेता के जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो क्यों बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं? उनकी सज़ा बिल्कुल निर्भड़ा सन्नाटा हो जाती है। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? थिंक अबाउट इट। भारत के अंदर सबसे बड़ा जो केस हुआ था, रेप केस, वो था निर्भया केस। 2012 में हुआ था दिल्ली के अंदर। आपको याद होगा, चलती बस में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया था, निर्मम हत्या कर दी गई थी उसके प्राइवेट पार्टों को। वो घटना मैं एक्चुअली याद नहीं करना चाहता, पूरा मैं डिटेल इस वीडियो में शायद शूट ना भी कर पाऊँ, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। और दोषियों को कब सज़ा मिली थी? 2020 में। 8 साल का लंबा इंतज़ार करना पड़ा उस निर्भया को, उसकी माँ को, जो लगातार कोर्ट के चक्कर काट रही थी। तारीख पे तारीख उस माँ को मिल रही थी, निर्भया को मिल रही थी, लेकिन फाइनली 2020 में उनको फांसी दे दी गई थी। मतलब कि सारे एविडेंस टाइम पर मिल गए थे। जो गुनहगार थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर भी लिया गया था कि उनके द्वारा ये घटना हुई है, उन्होंने ये बलात्कार किया है, लेकिन फिर भी इतना लंबा समय लग गया। निर्भया दोस्तों सिर्फ एक नाम नहीं था, वो हर बेटी की चीख बन गई थी उस समय। उसके बाद आपको याद होगा कथुआ केस हुआ था, आई थिंक से जम्मू कश्मीर में हुआ था, वर्ष आपका 2018। 8 साल की बच्ची को मंदिर में बंधक बनाया गया था, 8 दिनों तक उसके साथ रेप किया गया था, बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। और इस केस में कई पुलिसकर्मी तक शामिल पाए गए। और जब मासूमियत को भी दरिंदगी निगल ले तो इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है और हमारे भारत के अमृतकाल पर एक बहुत बड़ा धब्बा छोड़ जाता है खून का। आपको याद होगा उन्नाव केस 2017 में हुआ था। ये हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। 17 साल की लड़की से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा रेप किया गया था। अदालत ने विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और इस तरह से बहुत सारे केस हैं। और जब सत्ता ही अपराधी बन जाए तो इंसाफ पाना सबसे मुश्किल हो जाता है। हाथरस केस, ये भी केस यूपी का है, वर्ष आपका 2020। 19 साल की दलित लड़की के साथ में गैंग रेप होता है, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और पुलिस ने रात में क्या करा, वो केस काफ़ी अजीब केस था, हाथरस वाला केस।
पुलिस ने रात में जबरन उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, पेट्रोल डाल के उसको जला दिया। और उसके बाद में जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश था, पूरा यूपी बिल्कुल दहल चुका था तगड़ी तरीके से। मतलब कि यहाँ पर चिता की आग से भी ज़्यादा दर्दनाक था वो जबरन संस्कार। और कहते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक, साइंस के अकॉर्डिंग सबसे अधिक पेन कब होता है? सबसे अधिक जो पेन होता है वो होता है किसी जिंदा बॉडी का जलना। और हमारे भारत के विज्ञान के हिसाब से, वर्ल्ड की साइंस के हिसाब से, जो सेकंड सबसे अधिक जो पेन होता है वो होता है लेबर पेन, जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है। तो ये किया गया पुलिस वालों के द्वारा। सोचिए एक बार, जबरन संस्कार, पेट्रोल डाल के उस पर आग लगा दी थी। उसके बाद शक्ति मिल केस आपको याद होगा, मुंबई का केस था, वर्ष आपका 2013। पत्रकार और एक युवती के साथ में शक्ति मिल्स कंपाउंड में सामूहिक बलात्कार हुआ था। दोषियों को सजाए मौत सुनाई गई थी। सोचिए, मुंबई, कभी सपनों का शहर कहा जाने वाला मुंबई उस दिन दरिंदगी का शहर बन चुका था। और ये तो वो केस है जिन्होंने एक बहुत बड़ी आग पकड़ ली भारत की ज़मीन के ऊपर, लोगों ने मिल करके आवाज़ उठाई। और कुछ ऐसे भी केस हैं जो हमेशा के लिए फाइलों में दब के रह जाते हैं। कुछ ऐसे केस हैं जो रजिस्टर्ड तो हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केस हैं भारत के अंदर जो रजिस्टर्ड होते ही नहीं हैं। समाज की बदनामी की डर से पेरेंट्स खुद केस रजिस्टर करवाते ही नहीं हैं। आज भी काफ़ी सारे गांव देहात जैसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे लोग पुलिस के चक्कर काटना पसंद नहीं करते हैं। यार नहीं, ठीक है, चप्पलें घिस जाएंगी, इंसाफ मिलने में बहुत लंबा समय लगेगा, बेटी तो भूल जाए काम कर इस घटना को। ये हालत है हमारे भारत की, सच कहूं तो असलियत में। और भारत में ना हर दिन करीब 86 बलात्कार के मामले पुलिस में दर्ज होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। और कुछ मामले समाज की बदनामी के डर से लोग रजिस्टर करवाते ही नहीं हैं कि बेटी की शादी में फिर परेशानी होगी वगैरह वगैरह वगैरह। ये 2021 की NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको ये डाटा शेयर कर रहा हूँ। यानी कि हर दिन इतनी सारी बहन बेटियों के साथ में गलत होता है। और 89% केस में ये पाया गया कि ये गलत काम कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही करता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये तमाम घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है, इसके पीछे पॉर्न वेबसाइट का हाथ है। मतलब कि पॉर्न वेबसाइट एक बहुत बड़ी वजह है। क्या आप इस बात से सहमत है? तो वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं यस में। और इस घटनाओं को रोकने के लिए अगर आप भारत के कानून मंत्री होते तो क्या एक्शन लेते? मैं कुछ घंटों के लिए आपको कानून मंत्री बना रहा हूँ। अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो। देखिए, कहते हैं कि जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। संगति का असर आपकी लाइफ में पक्का बनता है। अगर आप किसी पढ़े लिखे इंसान की संगत में रहो, जी आप केवल 3 महीने रहो, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें झलकने स्टार्ट हो जाएंगी। आप भी उसकी तरह बातें करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे आप देखते होंगे गलत संगत, जब इंसान पहली बार कोई गाली देता है, कोई बच्चा है स्कूल में, कोई उसने गाली दी दोस्तों के बीच में, तो वो डरता है थोड़ा सा, आसपास कोई सुनते हैं उसकी गाली को, और धीरे धीरे जैसे वो बढ़ते रहता है उसका इस्तेमाल वो अधिक से अधिक करते रहता है, उस संगति में ज़्यादा अधिक टाइम बिताते रहता है, तो वो 1 मिनट में कितनी गाली अपने मुँह से छोड़ रहा है, बोल रहा है, उसे खुद नहीं पता होता। काउंटलेस उसके मुंह से वो गाली बकता रहता है। मैं बकने जैसे वर्ड का यूज़ करूँगा, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, सेम ऐसी आज के टाइम में इंसान भौंक रहे हैं गालियों को। संगत का असर पक्का पड़ता है। एक्चुअली जो इन वेबसाइट पर दिखाया जाता है दोस्तों वो रियल नहीं होता है। ये हमारे भारत के युवाओं को समझना होगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कुछ महिलाएं भी सॉफ्ट पॉर्न परोस रही है चंद व्यू के लिए, चंद पैसों के लिए। क्योंकि सफलता प्राप्त करने का भारत के अंदर ना ये शॉर्टकट तरीका बन चुका है कि बॉडी का पार्ट दिखाओ और पैसा कमाओ। दुनिया जैसा चाहती है देखना वैसे उसको दिखाओ, बस अपना अकाउंट भरते जाओ। और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमारे भारत की सरकार को शिकंजा कसना चाहिए। जो इस तरह के कंटेंट परोस रही है युवाओं के सामने, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हर इस तरह के जो आईडी होती है उनको ट्रैक करके उनको हमेशा ब्लॉक करवाना चाहिए, जो भी ऑनर है इस वेबसाइट का। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप देखिएगा, इंस्टाग्राम सॉफ्ट पॉर्न हब बन चुका है, ये हालत हो चुकी है। और इन वेबसाइट पर जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता है। ये तमाम जो एक्टर्स होते हैं वो ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उन्हें पेन का एहसास नहीं होता है। लेकिन भारत का युवा वही सेम स्टंट कह सकते हैं, वही सेम गंदी करतूत करता है औरों के साथ, और वो उसको झेल नहीं पाती है। आफ्टर मैरिज भी कुछ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं अपनी वाइफ के साथ। चलिए मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अगर हम देखें इन वेबसाइट को, सर्चिंग जो इसका रिजल्ट है 2024 में पोर्न हब जैसी वेबसाइट को दुनिया भर में 11.4 अरब बार देखा गया। और भारत में भी लाखों लोग ऐसी वेबसाइट पर अपना समय बिता रहे हैं। और जो हमारा आंकड़ा है इन वेबसाइट को विज़िट करने का, वो भी काफ़ी चरम पर है, 7वें आसमान पर है।
जो गलत गतिविधियाँ इन वेबसाइट पे जा कर के देख रही हैं। अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वैसा होता है, एक गलत मैसेज हमारे माइंड में सेव हो रहा है। हमारा माइंड एक दोस्तों कह सकते हैं कि छोटे बच्चे की तरह दिमाग है हमारे माइंड। इसमें जैसा आप कचरा भरोगे, ठीक है, वैसे ही कचरा इसमें जाते रहेगा। जितना आप लोग अच्छा ज्ञान इसके अंदर भरोगे उतना अच्छा ज्ञान ये स्टोर करेगा। फैसला आपका है कि आपको अपने माइंड में क्या भरना है। कूड़ा करकट भरोगे तो गंदगी आएगी, अच्छी चीज़ भरोगे मतलब फूल वगैरह तो उसमें से खुशबू आएगी। हमारे देश का विकास होगा, आपके खुद का विकास होगा इसमें अच्छा खासा। सो गाइस, लेकिन सिर्फ इन तमाम साइट्स को दोष देना ठीक नहीं है। हमारे स्कूलों की जो परवरिश है वो भी गलत हो रही है, स्कूलों में जो एजुकेशन मिल रही है वो भी थोड़ा गलत मिल रही है, उसमें भी हमको थोड़ा सुधार करना चाहिए। माइंड को पता होना चाहिए कि आखिरकार बायोलॉजिकल चीज़ों में किस किस समय पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखिए बच्चे इस टाइम पे खुद ही एक्सपर्ट हैं। 8वीं क्लास के बच्चे को सब पता होता है, और 8वीं क्लास में आज के टाइम पर BF GF का जो ट्रेंड चल चुका है हमारे इंडिया के अंदर, जिसके पास GF नहीं है, जिसके पास BF नहीं है, वो दोनों लूज़र हैं। इस लूज़र के तमके से उसको नवाजा जाता है स्कूलों के अंदर। तो स्कूलों के अंदर भी सख्ती होनी चाहिए बच्चों के ऊपर। जब भी कोई भी टीचर अगर सुने कोई बच्चा गाली दे रहा है, सरप्राइज़ उसके फ़ोन को चेक करना चाहिए, उनके बैग को चेक करना चाहिए, आखिरकार उनके बैग के अंदर क्या सामान रखा हुआ है। छोटी छोटी उम्र के लोग भी, बच्चे भी इस समय स्मोकिंग कर रहे हैं। ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है हमारे भारत देश के अंदर। क्या यही विकास था क्या? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर ये चल के आ रहा है आखिरकार। और यहाँ पर हमारे भारत सरकार को कठोर कदम उठाने की बहुत अधिक अब आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि क्राइम रेट अब काफ़ी चरम पर पहुँच चुका है। सो गाइस, हरियाणा जैसी जगहों पर जहाँ ऐसे केस ज़्यादा होते हैं वहाँ सरकार को और ध्यान देना होगा। हमें अपने बेटियों की इज्जत करना सिखाया जाता है, फिर भी ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम घर में अपनी माँ बहनों की तो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाहर जाते ही वो इंसान जानवर क्यों बन जाता है, उसके अंदर कानून का डर आखिरकार ख़त्म क्यों हो जाता है। चंद लोग मिल करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम कैसे दे देते हैं, उनके अंदर इतनी बुरी हिम्मत कैसे आ जाती है आखिरकार। किस तरह से एक थर्ड पार्टी वेबसाइट हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि हम लोग अपना आपा खो देते हैं। जी हाँ, और हमें अपने आसपास जागरूकता फैलानी होगी इस बात को लेकर के, ताकि हमारा देश सुरक्षित बन सके। दोस्तों वैसे मनीषा अब लौट कर वापस नहीं आने वाली, लेकिन उसका इंसाफ जिंदा रहना चाहिए। और आज ज़रूरत है कि हम सब मिल कर के उसकी आवाज़ बने, क्योंकि अगर हम चुप रहे ना तो कल ये दर्द किसी और की बेटी, किसी और के घर तक पहुंच सकता है। शायद वो चिंगारी हमारे तक भी पहुंच जाए आने वाले समय में। तो इसलिए हमको आवाज़ बनना होगा। तो बस इस वीडियो को हो सके तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अगर हो सके तो। मनीषा के लिए इस वीडियो पर #JusticeForManisha पक्का लिखिएगा। जी हाँ, क्योंकि जब आवाज़ें जुड़ती हैं इंसाफ को लेकर के, तभी इंसाफ की दीवारें हिल पाती हैं, सरकार के खोखलेपन की दीवारें हिल जाती हैं। तो गैस, आपकी एक शेयर, एक कमेंट और एक आवाज़ शायद मनीषा के पिता की हिम्मत बन जाए, इसलिए मैंने आपको ये बात बोली है। तो गैस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।